हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, हेलोजन डेरिवेटिव और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बेटा तुमने 6 लेक्चर पढ़ लिए थे, है ना। और अपना जो टॉपिक था इसमें चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, मतलब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चल रही थी बेटा। तो आज पढ़ेंगे अपन लेक्चर नंबर 7। इसमें क्या चल रहा है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल और एरिल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। ओके, हेलो एल्केन या इसको बेटा हेलो एरिन्स भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा नीट और आईआईटी के अंतर्गत। तो अपन पहले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट जिसको क्या कहते हैं अपन, क्वथनांक, ठीक है। देखो, इसमें से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए, नीट में भी आए और आईआईटी के अंदर भी क्वथनांक में से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो देखो, तुम्हें पता है जो एल्किल हैलाइड होते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड में यदि हेलोजन जो एटम होता है उसकी साइज या एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो एरियल हैलाइड एवं एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान बढ़ जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर साइज या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है या एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज या वांडर वाल आकर्षण बलों का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर हेलोजन एटम सेम हो, मैं केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस ले रहा हूं बेटा, यदि हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न हो, ओके, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। तो ये है अपना फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन, ओके। तो इनका अपन को बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्ञात करना है, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा इनको अरेंज करना है। तो देखो, क्या देखेंगे अपन, हेलोजन एटम आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है बेटा हेलोजन एटम की, तो वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होता जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो वांडर वाल आकर्षण बलों का मान भी बढ़ता जाता है ना। फोर्सेज ऑफ वांडर वाल अट्रैक्शन increases, then finally boiling point of alkyl halides increases। तो देखो, boiling point क्या हो जाएगा, साइज और एटॉमिक मास, अब थोड़ी इंग्लिश में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, साइज और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन increase, then force of van der Waals attraction, force of van der Waals attraction क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे बेटा फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी इंक्रीज हो जाता है ना।
यदि हेलोजन परमाणु का आकार या एटॉमिक मास परमाणु के द्रव्यमान उसका बढ़ता है तो फोर्स ऑफ वान डेर वाल अट्रैक्शन, वान डेर वाल आकर्षण का बल का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्वथन का मान भी बढ़ जाता है। ओके, अब सेकंड जो कंडीशन है वो कंडीशन आती है बेटा, देखो इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वो ऐसा भी दे सकता है RF, RCl, RBr और RI। तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइज और एटॉमिक मास इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा RI, RBr, RCl और RF। ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं यदि एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो, जब एल्किल समूह भिन्न प्रकृति के हों, भिन्न प्रकृति के हों, वह हेलोजन परमाणु समान प्रकृति का उपस्थित हो, समान प्रकृति का उपस्थित हो। तो देखो बेटा, देखो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Br, CH3CH2Br, ठीक है। तो ये अपना मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड और नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका बेटा क्या निकालना है अपन को, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो तुम्हें पता है जैसे जैसे कार्बन चेन में जैसे जैसे जो एल्केन है, एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं तो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स का मान भी इंक्रीज होता जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता जाता है। देखो बेटा, इसमें सभी में हेलोजन एटम तो सेम है, ब्रोमीन ब्रोमीन है। यहाँ पर एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, देन क्या होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज, मोलिकुलर मास इंक्रीज, ठीक है। अब मोलिकुलर मास बढ़ता है बेटा तो क्या होता है, वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस का मान भी बढ़ता है। वान डेर वाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वान डेर वाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका मान भी इंक्रीज हो जाता है। तो देखो कंपटीशन में तो बेटा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है ना। रीजन तो बाय द वे पूछा जाता है, लेकिन जो बोर्ड होता है, बोर्ड के एग्जाम में क्यों होता है उसका रीजन भी पूछा जाता है। तो तुम रीजन इस प्रकार लिख सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा बेटा, जिससे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वान डेर वाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज की वैल्यू बढ़ेगी और फाइनली बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाएगा। ओके,
लेते हैं बेटा डिफरेंट प्रकार के आइसोमेरिक जो कंपाउंड्स हैं उनको लेते हैं अपन। अगर आइसोमेरिक हेलो एल्केन प्रेजेंट हो तो देखो उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आया है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर समावयवी हेलो एल्केनों में क्वथनांक समावयवी हेलो एल्केनों में क्वथनांक। मान लो कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं अपन बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ले लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर इसका फॉर्मूला लिखे अपन तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 3 2 5 5 2 7 7 2 9 H9 और Br, ठीक है। अब इसके जो समावयवी हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो समावयवियों का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो सभी में सेम होगा। तो इसके समावयवी कितने बन सकते हैं? समावयवी हेलो एल्केन तो देखो फर्स्ट बना सकते हैं बेटा अपन CH3 CH2 Br नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। सेकंड बना सकते हैं अपन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 Br, ठीक है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ब्रांचेज निकल गई, इसमें से शाखा निकल गई। थर्ड को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 और Br। ये क्या हो जाता है बेटा ब्यूटिल तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर समावयवी हेलो एल्केन दे रखे हैं तो बेटा शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक का मान घट जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों? तो देखो बेटा अच्छी तरह समझ लेना, यदि समावयवी हेलो एल्केनों में शाखाओं की संख्या का मान बढ़ता है, नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ती, तो देखो मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है मॉलिक्यूल का, वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, घट जाता है। अब सतह का क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज की वैल्यू भी घट जाती है, जिससे फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट का मान है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, शाखाओं की संख्या बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट का मान घटता है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूं। देखो तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ठीक है। ओनली फॉर समावयवी हेलो एल्केनों के लिए। तो देखो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं, इसको याद रखना। तो ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है बेटा। तो देखो समावयवी हेलो एल्केनों में यदि शाखाओं की संख्या बढ़ती है, समावयवी हेलो एल्केनों में यदि शाखाओं की संख्या नंबर ऑफ ब्रांचेज इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। देखो बेटा समावयवी हेलो एल्केनों में यदि शाखाओं की संख्या का मान बढ़ता है,
तो क्या होता है, अणु की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब अणु की सतह का क्षेत्रफल, अणु की सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है, घट जाता है। तो वंडरवाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वंडरवाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको ऐसे शो कर देता हूं मैं, डिक्रीज हो जाती है। वंडरवाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का मान घट जाता है। तो ये तुम्हें किसके अंतर्गत याद रखना है, समावयवी हेलो एल्केनो के अंतर्गत तुम्हें ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास समान हो तो फिर क्या देखेंगे अपन, शाखाओं की संख्या, नंबर ऑफ ब्रांचेज देखेंगे बेटा। ठीक है, तो यदि नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीजेस इन isomeric haloalkanes, then surface area of molecule decreases, so that van der Waals attraction of forces decreases, and finally the value of boiling point is decreases. Okay, और अंत में boiling point का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब अपन लेते हैं बेटा एरियल हेलाइडो में या हेलो एरिन्स में बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट इन हेलो एरिन्स या एरियल हेलाइडो में क्वथनांक। देखो यदि बेटा बेंजीन वलय से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, हेलो एरिन्स। जैसे फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ये है अपना ब्रोमोबेंजीन, ओके, और ये है आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट निकाले अपन तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, देखो साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज देन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो वैन डर वाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडोबेंजीन का, उससे कम ब्रोमोबेंजीन, उससे कम क्लोरोबेंजीन, और सबके लास्ट में क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, तो ये तो हो गया बेटा अपना बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसी प्रकार देखो बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट अपन डाइहेलोजन डेरिवेटिव में भी देख सकते हैं। ये तो है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। ओके, अगर अपन डाइहेलोजन डेरिवेटिव की बात करें, डाइहेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, तो देखो यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, तीनों आइसोमर ले लेते हैं अपन। ये है अपना मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये है अपना पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। ये केसेस पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, नीट में, हिंदी में। ठीक है, तो एक तरफ तो लिख लेते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू और एक तरफ लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका, बॉइलिंग पॉइंट का मान होता है 453 446, 453 446, और इसका होता है 448 केल्विन। ओके,
ये पैरा आइसोमर है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये तो है बेटा ऑर्थो, ये है मेटा और ये अपना पैरा। ओके, अब आती है बात मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखो ये याद रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैरा जो आइसोमर होता है, पैरा समावयवी होता है बेटा, उसका अधिक होता है। इसका जो मैजिक रीजन है वो क्या है? ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड गुड पैकिंग एफिशिएंसी। जो पैरा आइसोमर होता है ये सममित प्रकार का होता है, ठीक है। साथ ही इसके जो क्रिस्टल जालक होते हैं बेटा, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी परमाणु अथवा अणु होते हैं उनकी उचित व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट का मान ज्यादा हो जाता है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यूज होती है वो होती है इसके लिए 256, 249 और जो पैरा आइसोमर है इसके लिए होता है बेटा 325 केल्विन, ठीक है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से क्या शो हो रहा है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो रहा है बेटा? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा। 453 किसका अधिक है? बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे अधिक ऑर्थो का, ऑर्थो के बाद में पैरा का और पैरा के बाद में मेटा का, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना, ओके। देखो जो मेटा आइसोमर है, मेटा के कंपैरिजन में जो पैरा आइसोमर है, पैरा का बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है, किससे? मेटा से, ओके। इसका यही कारण है। अब आता है अपने मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे अधिक तो होता है बेटा पैरा आइसोमर का। देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक वैल्यू किसकी है? पैरा की। पैरा से कम किसका होता है? ऑर्थो। और ऑर्थो से कम किसका है? मेटा, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है बेटा, अच्छी तरह देख लेना। जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है ये बार बार पूछी जाती है कंपटीशंस के अंतर्गत, तो इनको ध्यान रखना बेटा दोनों ओर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो पैरा आइसोमर है डायहेलोजन डेरिवेटिव के अंदर, पैरा आइसोमर का मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट दोनों का मान अधिकतम होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये तो हो गया बेटा अपना बॉइलिंग पॉइंट, ओके। सेकेंड जो पॉइंट आता है अपना, सेकेंड पॉइंट वो आता है बेटा अपना सोल्यूबिलिटी, विलेयता, सोल्यूबिलिटी या विलेयता। देखो तुम्हें पता है जो बेटा एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है वो क्या होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। हेलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से अधिक होती है, सो दैट हेलोजन पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता आ जाता है, ठीक है। कुल मिला के जो ये मॉलिक्यूल बनता है एल्किल हैलाइड का, ये कैसी नेचर क्या होता है? पोलर नेचर का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। अब एक बात ध्यान रखना, देखो तुम्हें पता होगा कि समान समान को घोलता है, डिजोल्व लाइक समान समान को घोलता है। तो जो ध्रुवीय यौगिक है वो बेटा ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं और जो अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय सबस्टेंस होते हैं या अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। तो देखो मैं लिख देता हूं, इसको याद रखना, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं।
पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं, और अध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं बेटा, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ओके, तो देखो यहां पर जो बेटा एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स कौन सी नेचर के होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के। ओके, अतः ये ध्रुवीय विलायकों में घुलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर अपवाद स्वरूप जो केस है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, लैंग्वेज लिखो पहले तो अपनी समझते हुए। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी, ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी, होते हुए भी ध्रुवीय विलायक जल में अविलय होते हैं। अविलय मतलब या आंशिक विलय कर सकते हैं अपन, पार्शियली डिजोल्व, आंशिक विलय जल में अविलय होते हैं। क्यों? ठीक है, तो देखो बेटा, एक तो होता है बेटा विलय। विलय क्या है यहां पर? एल्किल हैलाइड। ओके, अब इसको किस में भूल रहे हैं अपन? जल में। जल क्या है? विलायक है। ठीक है, अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो विलय एवं विलायक होता है उनके बीच में बेटा आकर्षण बल पाया जाता है। विलय के अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल पाया जाता है और विलय के अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात एक मैजिक चीज बता देता हूं तुम्हें। देखो, जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है बेटा? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जल के अणुओं के मध्य। तो इस रिएक्शन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा इतनी नहीं प्राप्त हो पाती है कि वह ऊर्जा जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन बंध, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं टूटता है तथा एल्किल हैलाइड के जो अणु होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द हैलोजन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात ध्यान रखना, कोई भी यौगिक बेटा यदि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा तो वो जल में विलय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैलोजन है ये एक तो जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को नहीं तोड़ पाते हैं, दूसरा कारण हैलोजन जो कंपाउंड्स है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा जब तक विलय के अणुओं के साथ विलय अविलय रहता है। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी, ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी, ध्रुवीय प्रकृति के होते हुए भी जल जैसे ध्रुवीय विलायक में अविलय रहते हैं, अविलय रहते हैं, किंतु
कार्बनिक विलायकों से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं बेटा, कोवैलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय विलायकों में अविलीय रहते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलय होते हैं, आदि में विलय होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मैजिक रीजन है क्या बेटा, जो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, विलय होते हैं, आदि में विलय होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका मुख्य कारण यह है कि एल्किल हैलाइड के अणु, एल्किल हैलाइड के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। किसका निर्माण बेटा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ओके, अब देखो, जब कोई भी अणु बेटा जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता है तो वह जल में अविलय हो जाता है, ठीक है। तो देखो, विलयता के लिए शर्त क्या है, कोई भी पदार्थ, कोई भी विलय जिसको अपन जल में विलय कर रहे हैं बेटा, वह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता है तो जल में अविलय हो जाता है, ठीक है। तो तुम तो ये बात ध्यान रखना, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते, ठीक है। या अभिक्रिया के दौरान इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है कि जल के अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ सके, क्योंकि जल के अणु के मध्य ऑलरेडी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना। जब जल के अणु के मध्य का हाइड्रोजन बंध टूटेगा, मान लो ये HOH है, HOH है, ये क्या है, जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बेटा, ठीक है। और ये है अपने एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अभिक्रिया के दौरान इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती कि जल के अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट सके और ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सके, ठीक है। इसका मैजिक रीजन ये है, एक तो ये अभिक्रिया के दौरान जल के अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट फैक्टर। दूसरा, एल्किल हैलाइड के जो अणु होते हैं वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये बेटा जल में लगभग अविलय या आंशिक विलय हो पाते हैं, ओके। तो इस बात को तुम याद रखना। आगे चलते हैं अपन, देखो अब आज का जो होमवर्क है, होमवर्क कर लेते हैं बेटा। देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुमने विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी है बेटा, जैसे क्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी है तुमने, है ना, और हुंस-डीगर अभिक्रिया पढ़ी है, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया, है ना, ये सभी अभिक्रियाएं तुम पढ़ चुके हो। तो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जो अभिक्रियाएं पढ़ी है तुम लोगों ने, उन अभिक्रियाओं में से अपन देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन।
फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ ली थी तुमने, श्वार्ट अभिक्रिया भी पढ़ ली थी बेटा पहले के लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव नियम पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना वह है देखो, COOH है, यह है बेटा Ag2O की उपस्थिति में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो एक तो है अपने पास CH3Br, C4H9Br, यही होगा ना, CH3 CH2 CH2 CH2Br, C4H9 3 2 5 5 2 7 2 9, C4H9Br, ओके। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। इन तीनों को तुम्हें किसमें अरेंज करना है, क्वथनांक के क्रम में तुम्हें व्यवस्थित करना है, ओके। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन करने बेटा आज, ओके। थैंक यू। आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे।